गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। तो आगे बात करते हैं और हम लोग बात कर रहे थे कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। तो दोस्तों जो कैपिटल मार्केट उसमें हमने देख लिया कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदते और बेचते हैं, और जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मतलब होता है 1 साल से ज्यादा, और इसके इंस्ट्रूमेंट है शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। इसके अलावा हमने देखा कि जो कैपिटल मार्केट है वो 2 तरह का है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राथमिक एक द्वितीय। तो जो प्राइमरी मार्केट है, प्राथमिक बाजार है, वो एक ऐसा मार्केट है जहां पर हम लोग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, अल्पकालीन प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते, जहां पर हम लोग पहली बार जब सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, शेयर्स को खरीदे और बेचे उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। और जब हम ऑलरेडी इशूड, जो पहले से ही जारी शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, उन्हें खरीदे और बेचे उसे सेकेंडरी मार्केट, द्वितीय बाजार कहते हैं। वहीं पर हमने देखा आईपीओ क्या होता है, वहीं पर हमने देखा डीमैट अकाउंट क्या होता है। इसके आगे बात करते हैं और थोड़ा सा कैपिटल मार्केट को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो एक डिस्कशन होगा अभी, दैट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार। तो स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार क्या होता है, या इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट। तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार का मतलब है, स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार का मतलब है कि एक ऐसा मार्केट जहां पर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, जहां पर बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और अपने अपने शेयर्स को बेच रही हैं। तो जहां पर बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड हैं और अपने अपने शेयर्स को बेचती और खरीदती हैं, उस जगह को कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट। तो अगर हम आज सेबी की वेबसाइट के इंफॉर्मेशन के मुताबिक देखें तो हम कहते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, जो स्टॉक मार्केट है, उसमें पूरे हिंदुस्तान में जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो लगभग जो बड़े बड़े स्टॉक मार्केट हैं वो हैं, यानी जो स्टॉक मार्केट हैं वो हैं लगभग 20-21। लेकिन उनमें से जो बड़े बड़े शेयर बाजार हैं वो हैं दोस्तों, नंबर 1 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, और दूसरा है नंबर 2 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। सो ये 2 बड़े बड़े शेयर बाजार हैं, एक तो BSE, दूसरा NSE। एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जरा आज की क्लास में हम इन स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, राइट नाउ। देखिए दोस्तों, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE है, इसकी स्थापना, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में हुआ था। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, वो सबसे पुराना शेयर बाजार है इन एशिया। सो इट इज द एशियाज ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। यह एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। अब जब एशिया के सबसे पुराने शेयर बाजार की बात हो रही है तो यहां पर यह भी बात होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है, तो सबसे पुराना शेयर बाजार कौन है। तो पूरे विश्व का जो सबसे पुराना शेयर बाजार है वो है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज एट नीदरलैंड। सो नीदरलैंड में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज विश्व का सबसे पुराना शेयर बाजार है ना। इसी तरीके से हम आपको बताएं कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो BSE है, इस समय इसका हेडक्वार्टर, इस समय इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई नाम ही देखिए, बॉम्बे, मुंबई। और इस समय इसके जो करंट हेड हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान। तो आशीष कुमार चौहान इज द करंट हेड ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अगर हम BSE की बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, जो BSE है, तो BSE में दोस्तों जो नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड हैं वो है कई हजार कंपनियां। लगभग लिस्टेड का मतलब है रजिस्टर्ड, नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज का मतलब है सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या। तो सूचीबद्ध कंपनियां हैं लगभग 5,500-6 हजार से भी ज्यादा। लेकिन उन 5,500-6 हजार से भी ज्यादा कंपनीज में जो टॉप लिस्टेड कंपनीज मानी जाती हैं वो मानी जाती हैं 30। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 30 कंपनियों में से जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं, जो इतनी सारी हजारों कंपनीज हैं, उनमें से वो टॉप की 30 कंपनीज
कैसे लिस्टेड होती हैं, मतलब जैसे दोस्तों बहुत कई हजार कंपनीज अपने 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 शेयर्स बेच रही हैं, लेकिन हमने कहा कि यहां पर सिर्फ टॉप में 30 कंपनीज को लिस्टेड किया जाता है, 30 कंपनीज को सूचीबद्ध किया जाता है। अब दोस्तों किस आधार पर जो ऊपर की 30 कंपनियां वो चुनी जाती हैं, वो हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो हिंदी माध्यम के छात्र छात्राएं हैं वो लिख लें बाजार पूंजीकरण। दोस्तों बाजार पूंजीकरण जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो बाजार पूंजीकरण है, इस आधार पर जो वर्ल्ड की इस आधार पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, वो सूचीबद्ध होती हैं। तो बाजार पूंजीकरण के आधार पर बड़ी बड़ी कंपनीज को लिस्टेड किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनीज को सूचीबद्ध किया जाता है। तो ऐसे हम कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसे हम कहते हैं BSE, राइट। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन बाजार पूंजीकरण किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए मार्केट में तो पूरा जो एक कंपनी है जब वो अपने शेयर्स को बेचती है तो उसके पास आती है पूंजी, राइट। अगर एक कंपनी ने कितने ज्यादा शेयर्स बेचे उस कंपनी के पास उतना ही ज्यादा बाजार से पूंजी आ जाएगी, तो उसे कहेंगे बाजार पूंजीकरण। दोस्तों बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि किसी कंपनी के पास शेयर्स बेचने के बाद मार्केट से कितनी कैपिटल आई है उसे कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसे कहते हैं बाजार पूंजीकरण। दोस्तों जिस कंपनी की मार्केट कैपिटल जितनी ज्यादा होगी उस कंपनी की रैंकिंग उतनी ज्यादा होगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कौन सी कंपनी टॉप लिस्टेड है, तो मैं कहूंगा मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि दोस्तों हो सकता है जो 10वें नंबर की कंपनी है वो लुढ़क के 40वें नंबर पे आ जाए, हो सकता है जो 80वें नंबर की कंपनी है वो छलांग मारकर ऊपर 10वें नंबर पे चली जाए। तो दोस्तों हमेशा लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, भेल, गेल, सेल, ONTPC, ब्ला 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 ब्ला, रिलायंस, टाटा, सहारा, किंगफिशर, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये हमेशा टॉप लिस्टेड होती हैं और ये हमेशा टॉप की कैटेगरीज में आती हैं। तो जो BSE है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनमें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये हैं BSE, NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो हमेशा टॉप लिस्टेड होती हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट सीखने को मिलेगा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जो BSE है, तो इसका सूचकांक जो है वो है सेंसेक्स। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके सूचकांक को कहते हैं क्या? सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का मतलब हुआ कि सेंसेक्स BSE का इंडेक्स है, सेंसेक्स BSE का सूचकांक है। आपने आज से पहले हजारों बार सुना सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स घट गया, सेंसेक्स ने छलांग मारी, सेंसेक्स ये, सेंसेक्स वो, आपने कई बार सुना। लेकिन आज आप जरा अच्छे से समझिए और सीखिए कि आखिर सेंसेक्स है क्या। तो सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप की 30 कंपनीज हैं उन टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स का एक सूचकांक है, और जो टॉप की 30 कंपनीज हैं उन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। क्या बढ़ रही है, क्या घट रही है, उसे हम कहते हैं सेंसेक्स और उसे हम कहते हैं सेंसिटिव इंडेक्स। देखिए दोस्तों, सेंसेक्स का फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स। तो सेंसेक्स का मतलब है सेंसिटिव इंडेक्स, तो इसे हम कहते हैं सेंसेक्स। मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए कि सेंसेक्स क्या होता है। तो जो देखो, जैसे आप देखो ऑनलाइन कि मान लो सेंसेक्स है 35,780 दशमलव समथिंग, तो ये 35,780 दशमलव समथिंग क्या है? तो ये जो दोस्तों जो टॉप 30 कंपनीज हैं, इन 30 कंपनीज के शेयर्स का एक एवरेज है, एक एग्रीगेटेड एवरेज है, मतलब एक औसतन प्राइस है। आप सरल भाषा में मान लीजिए जैसे 34,780 दशमलव इतना है या 35,000 इतना है, तो इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये कि जो सेंसेक्स है वो उन टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स के प्राइस का एक एवरेज प्राइस है। अर्थात देखिए, अगर कंपनीज के पास मान लो ज्यादा पैसा आया, अर्थात ज्यादा पैसा कब आएगा? जब लोग अपना ज्यादा पैसा, जब इन्वेस्टर्स, निवेशक अपना ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनीज के पास ज्यादा पैसा आएगा, कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। अब जब कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो दोस्तों हम कहेंगे सेंसेक्स ने छलांग मारी। तो और दोस्तों, जब कंपनीज के पास पैसा नहीं आता है, कंपनीज के शेयर्स की डिमांड नहीं है, लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे,
तो हम कहेंगे कि कंपनीज के जब शेयर्स की वैल्यू घटती है तो सेंसेक्स लुढ़क जाता है। तो एक तरीके का सेंसेक्स क्या है इन नटशल और सरल भाषा में और बिल्कुल शॉर्ट और ब्रीफ में, कि सेंसेक्स बीएसई का इंडेक्स है। अर्थात हमारे देश की अगर इकोनॉमी हमें देखनी है कि इकोनॉमी की कंडीशन क्या चल रही है, तो हम देखते हैं सेंसेक्स की स्थिति। तो हम कहते हैं अगर सेंसेक्स छलांग मार रहा है, इसका मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो टॉप 30 कंपनीज हैं ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट में हैं और बहुत ज्यादा लाभ होने की वजह से सेंसेक्स छलांग मारेगा तो कंट्री का भी डेवलपमेंट होगा, देश में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा और देश में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा। तो इसे हम बोलते हैं सेंसेक्स और हिंदी में बोलते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है सेंसिटिव इंडेक्स, राइट। नाउ दोस्तों इसी तरह से अगर हम एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज राष्ट्रीय शेयर बाजार की बात करें तो इसका जो स्थापना है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 1992 में हुई। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये बनाया गया बाय द कमिटीज रिकमेंडेशन, जिसका नाम है फेरबानी कमेटी। तो भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, फेरबानी कमेटी। इस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद एनएसई की स्थापना हुई। तो जो एनएसई है इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। ये भी मुंबई, क्योंकि मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल, भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई, राइट। इसके अलावा अगर हम इसके हेड की बात करें तो अभी इसके हेड पहले चित्रा रामकृष्ण जी थी, लेकिन अब इसके हेड बन चुके हैं विक्रम लिमाय साहब। सो विक्रम लिमाय इज द हेड ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जो दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बीएसई में जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं वो कितनी दोस्तों 30, ऐसे ही यहां पर जो टॉप लिस्टेड कंपनीज हैं वो कितनी है 50। तो ऐसे बीएसई में टॉप लिस्टेड कंपनीज है 30, यहां पर टॉप लिस्टेड कंपनीज है 50। यहीं के यहीं एक और आपके मन की बात बता दूं कि एक कंपनी दोनों शेयर बाजार में भी रजिस्टर्ड हो सकती है। एक कंपनी दोनों शेयर बाजार में भी रजिस्टर्ड हो सकती है। जैसे बीएसई में 30 है, ऐसे ही एनएसई में 50 है, राइट। नाउ जैसे कि बीएसई का इंडेक्स सेंसेक्स है, ऐसे ही यहां मुझे नहीं बताना, नीलम जी ने देखिए तुरंत की तुरंत बता दिया। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वेरी लवली, कि दोस्तों इन्होंने तुरंत की तुरंत बताया कि ऐसे बीएसई में टॉप में बीएसई के सेंसेक्स 29 कंपनीज के बारे में कौन बताता है सेंसेक्स, ऐसे ही एनएसई के निफ्टी, एनएसई के 50 कंपनीज के बारे में कौन बताता है निफ्टी। तो निफ्टी क्या हुआ, तो निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है, और निफ्टी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंडेक्स 50, नेशनल इंडेक्स 50, क्योंकि नेशनल इंडेक्स 50 या इसी को कभी कभी बोलते हैं निफ्टी 50, क्योंकि ये 50 कंपनियों के बारे में बता रहा है। सो दोस्तों जैसे कि ये हो गया बीएसई का और ये हो गया एनएसई। अब ध्यान से सुनना दोस्तों डिस्कशन को। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स हो गया सेंसेक्स, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स हो गया निफ्टी, ऐसे ही पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज हैं और उनके अलग अलग शेयर मार्केट हैं और उनके अपने अपने इंडेसेस हैं। जैसे अगर हम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार की बात करूं तो ये जीके, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते छोटे मोटे एग्जाम में, जैसे एनटीपीसी हो गया, सीएचएसएल हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा शेयर मार्केट कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा शेयर मार्केट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। और दोस्तों इसका जो इंडेक्स है वो है डाउ जोन्स। इसी तरह से पूरी दुनिया का जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वो है नैस्डैक, और दोस्तों नैस्डैक भी यूएस में ही है, नैस्डैक भी यूएस का ही है। और ये दुनिया का ना कि सिर्फ दूसरे नंबर का सबसे बड़ा शेयर बाजार, बल्कि ये पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज भी है जहां पर इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेडिंग शुरू करी गई, इलेक्ट्रॉनिकली व्यापार शुरू किया गया और इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स को खरीदने लगे और बेचने लगे। सो दिस इज कॉल्ड बॉम्बे नैस्डैक। तो दोस्तों नैस्डैक का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स एंड ऑटोमेटेड कोटेशन, तो इसे बोलते हैं नैस्डैक। सो नैस्डैक का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर्स एंड ऑटोमेटेड कोटेशन, और ये भी यूएस में ही है। और इसका इंडेक्स है
NASD 100। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरी दुनिया का जो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज तो हो गए, इसी तरह से हर एक कंट्रीज के अपने अपने शेयर मार्केट हैं और उनके अपने अपने इंडेक्स हैं। जैसे इंग्लैंड में एक है लंदन स्टॉक एक्सचेंज, तो जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज है इसका इंडेक्स है FTSE 100। इसी तरह से चाइना में शंघाई स्टॉक एक्सचेंज है, शंघाई स्टॉक एक्सचेंज, और उसका इंडेक्स है कॉम्पोजिट इंडेक्स। इसी तरह से दोस्तों जापान में टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज है और उसका इंडेक्स है निक्की। तो कई एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो जापान के स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है, या निक्की किस देश की कंट्री का सूचकांक है, ये जीएस के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे एग्जाम्स के। इसी तरीके से दोस्तों फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है CAC 40। जर्मनी के स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है DAX। तो हर एक कंट्री के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया के स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है वो है कॉस्पी। इसी तरीके से हर एक कंट्री का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे सिंगापुर, तो सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसे हम बोलते हैं सेमैक्स, और इसी का नाम है स्ट्रेट टाइम्स। इसके अलावा दोस्तों हर एक कंट्री के अपने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और उनके इंडेक्स हैं। पाकिस्तान में भी एक शेयर बाजार है और उसका इंडेक्स है KSE 100। दोस्तों अलग अलग कंट्रीज के अपने अलग अलग स्टॉक मार्केट है। जैसे इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका इंडेक्स है JCI। इसी तरीके से हर एक कंट्री का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज है और उसके अपने अपने क्या हैं, इंडेक्सेस हैं और अपने अपने इंडेक्स हैं। तो आप लोगों को ये सब बातें पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में आती हैं। सो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छी तरह समझिए, राइट नाउ। सो पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज है वसीम सैफ, ये तो KSE 100, राइट। तो हर एक कंट्री का एक अपना अपना इंडेक्स है और उसके अपने अपने शेयर मार्केट के शेयर बाजार हैं, राइट। दोस्तों ये तो हुआ हमारा कैपिटल मार्केट। चलते चलते इस टॉपिक को खत्म करते करते थोड़ा सा ज्ञान और दे दूं। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एक होता है शेयर बाजार में बुल और एक होता है बियर। सो व्हाट इज बुल एंड व्हाट इज बियर? दोस्तों बुल का मतलब होता है सांड, और सांड कैसा होता है, एग्रेसिव इन नेचर। सो बुल इज द ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन इन द स्टॉक मार्केट वेयर शेयर्स प्राइस राइजेस। जब दोस्तों शेयर्स के प्राइस राइज करते हैं, शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं बुलिश मार्केट। एवरीबॉडी क्या कहते हैं, बुलिश मार्केट। दोस्तों कुछ ऐसे निवेशक होते हैं जो अपना पैसा उस समय इन्वेस्ट करते हैं जब शेयर मार्केट बढ़ रहा हो। क्यों? क्योंकि दे आर हाईली ऑप्टिमिस्टिक इन नेचर। वो बहुत ज्यादा आशावादी हैं और वो सोचते हैं कि अगर शेयर्स का प्राइस बढ़ा तो बेटा अभी खरीद लो। क्यों खरीद लो? क्योंकि अभी और बढ़ेगा तो फिर बेचेंगे और पैसा मिंट करेंगे, मतलब लाभ कमाएंगे, मतलब पैसा कमाएंगे। इसी तरह से बियर का मतलब होता है भालू, और भालू होता है सुस्त, बिल्कुल पैसिमिस्टिक, बिल्कुल निराशावादी। तो बियर मार्केट का मतलब है वह बाजार जहां पर शेयर मार्केट में शेयर्स के प्राइसेस गिरे, अर्थात जहां पर सेंसेक्स लुढ़के, निफ्टी लुढ़के, तो उसे कहते हैं बियरिश मार्केट। और कुछ ऐसे निवेशक हैं, दे आर हाईली पैसिमिस्टिक इन नेचर, वो बहुत ज्यादा निराशावादी हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे निवेशक हैं कि जब शेयर्स का प्राइस घटता है तो उस समय वो अपने शेयर्स को बेच देते हैं। क्यों बेच देते हैं? कहीं और ना घट जाए, और इस आशा में कि जब और घटेगा फिर खरीद लेंगे और फिर जब बाद में बढ़ेगा तो बेचेंगे। तो दे आर पैसिमिस्टिक, निराशावादी निवेशक, तो उन्हें कहते हैं बियरिश इन्वेस्टर्स। सो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन द स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, एक और मार्केट होता है जिसे कहते हैं चिकन मार्केट। सो व्हाट इज चिकन मार्केट? वेयर नीदर शेयर प्राइसेस इंक्रीजेस नॉ डिक्रीजेस, जहां पर ना तो शेयर बाजार बढ़े और ना शेयर बाजार घटे। एंड द शेयर मार्केट रिमेन्स कांस्टेंट और स्टेगनेंट, देन इट इज कॉल्ड चिकन मार्केट, तो उसे कहते हैं चिकन बाजार। दोस्तों ये
अलग अलग टाइप के मार्केट्स हैं, ये अलग अलग टाइप के सिचुएशंस हैं किसी भी कंट्री में शेयर बाजार के, राइट। ऐसे ही हम कहते हैं एक वर्ड होता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का मतलब है कि हम कुछ चीज सस्ते में बेचें और खरीदें और उसे महंगे में बेच दें। तो दिस इज कॉल्ड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक्स, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। तो इस प्रोसेस को हम इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं, इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं स्पेक्यूलेशन। ऐसी एक वर्ड होता है आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज, तो आर्बिट्रेज का मतलब है यदि हम किसी एक बाजार से कोई चीज सस्ते में खरीद रहे हैं और दूसरे बाजार में उसे महंगे में बेच रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज और इस प्रोसेस को कहते हैं आर्बिट्रेशन। सो ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो जीएस स्पेशल के बैच में फाइनेंशियल मार्केट में इतना ही इंफॉर्मेशन काफी है और हमने ये बहुत ज्यादा क्लासेस इन्वेस्ट की हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। चलिए दोस्तों, और आज की क्लास में इसे फुल्ली लोडेड कंक्लूड करते हैं और ये बताते हैं आप लोगों को कि क्या कि हमारे हिंदुस्तान में कि जैसे मैंने कहा कि अब फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का है। अब ध्यान से सुनना, ये जो हमारी क्लास चल रही है, सो आई टीच इन माय क्लास इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। सो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ाने की कोशिश करता हूं। जैसे इससे पहले जो हमारी यूनिट चली थी वो चली थी फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, जिसमें हमने 3 बड़े बड़े चैप्टर, मतलब एक तो बड़ा और 2 छोटे छोटे चैप्टर पढ़े, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड डिवैल्यूएशन। अब दोस्तों हमने पढ़ा, इसके बाद हमारी अब ये फाइनेंशियल यूनिट चल रही है, आप इसे फाइनेंस यूनिट भी कह सकते हैं, वित्त। तो वित्त के बारे में पहले हमने पढ़ लिया फाइनेंशियल मार्केट। अब हम देखेंगे कि जो फाइनेंशियल मार्केट है इसके 2 बड़े बड़े रेगुलेटर्स हैं। एक तो रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, कौन? जो मनी मार्केट को रेगुलेट करता है। एक रेगुलेटर कौन है? सेबी, जो सिक्योरिटी और कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। तो दोस्तों दो प्रकार के फाइनेंशियल मार्केट के हिस्से हैं, एक मनी मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट। तो जो मनी मार्केट है, जो मौद्रिक बाजार है, इसे कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम कौन करता है? तो जो मनी मार्केट है दोस्तों, जो मौद्रिक बाजार है, इसे कंट्रोल करता है, इसका नियंत्रण करता है कौन? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से जो कैपिटल मार्केट है, जो पूंजी बाजार है, इसे कंट्रोल करने का काम हमारे हिंदुस्तान में करता है कौन? सेबी। सेबी बोले तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। दोस्तों आज की क्लास में अब हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के रेगुलेटर और कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं सेबी से और फिर वापस आएंगे आरबीआई पर। तो दोस्तों यहां पर हमने फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लिया, उसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली कि मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिपर्चेजमेंट, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। इसका रेगुलेटर, इसके जो रेगुलेटर है सेबी, और इसके इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब दोस्तों गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा एनएससी, केवीपी। और दोस्तों मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूं कि आप किसी भी कोचिंग क्लास में जाइए तो आप लोगों को, चाहे वो ऑनलाइन कहीं भी प्रोवाइड हो रही हो या ऑफलाइन, एक चैप्टर में इतना ज्यादा ज्ञान मिलना असंभव है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब बात पहले सेबी को खत्म करते हैं, ये छोटा सा है, फिर आरबीआई पर डिटेल टॉक होगा हमारा, राइट ना। जो सेबी है, सेबी बोले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सो दिस इज कॉल्ड सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है, फिर से हिंदी में बता दूं, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। सो दिस इज कॉल्ड सेबी, राइट। हमारे हिंदुस्तान में जो सेबी है उसकी स्थापना, उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1988 में, लेकिन जब 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी उस समय यह नॉन स्टैचूटरी बॉडी था। तो जब सेबी की स्थापना हुई 1988 में, उस समय यह नॉन स्टैचूटरी बॉडी था। अब ये नॉन स्टैचूटरी बॉडी को हिंदी में बोलते हैं गैर वैधानिक। तो दोस्तों जब सेबी की स्थापना हुई उस समय सेबी एक गैर वैधानिक संस्था थी, एक नॉन स्टैचूटरी संस्था थी, राइट नाउ।
दोस्तों जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी, जो गैर संवैधानिक गैर वैधानिक संस्था थी, अब ये गैर वैधानिक क्या होता है वो अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों बता दें 1992 में सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला। यह एक वैधानिक संस्था बन गई, यह एक वैधानिक संस्था बन गई। तो अब ये वैधानिक क्या होता, तो बस आप अभी के लिए एक लाइन में पढ़ लें, बाकी पॉलिटी वाले सर बहुत शानदार पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ एक लाइन में पढ़ लें। यदि कोई संस्था जिसका खुद का एक अपना एक्ट हो, जिसका खुद का एक अपना अधिनियम हो, जो पार्लियामेंट में पास हुआ हो, उस बॉडी को कहते हैं स्टैट्यूटरी, उस बॉडी को कहते हैं वैधानिक। सो वैधानिक या स्टैट्यूटरी का मतलब है यदि कोई संस्था है और उसका खुद का अपना एक्ट है तो उसे कहेंगे स्टैट्यूटरी। अर्थात दोस्तों जब 1988 में सेबी की स्थापना हुई, उस समय सेबी के लिए कोई एक्ट नहीं था, लेकिन 1992 में सेबी के लिए एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया और सेबी भारत में एक वैधानिक संस्था है। तो कई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सेबी किस प्रकार की संस्था है, तो दोस्तों आंसर होगा स्टैट्यूटरी बॉडी, आंसर होगा वैधानिक संस्था। क्लियर है? हाँ। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आखिर सेबी का जो हेडक्वार्टर है, सेबी का जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में है, क्योंकि सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है, क्योंकि फाइनेंशियल कैपिटल है यार। और सेबी के इस समय जो हेड हैं, सेबी के जो इस समय हेड हैं वो हैं दोस्तों अजय त्यागी साहब। इससे पहले इसके हेड थे अजय त्यागी, अजय त्यागी जी। इससे पहले इसके हेड थे यूके सिन्हा, उपेंद्र कुमार सिन्हा। लेकिन आजकल सेबी है जो उसके हेड बन गए हैं कौन? अजय त्यागी जी। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट सेबी इन आवर कंट्री। सो ये तो सेबी की एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन हुई, लेकिन अगर हम सेबी के बारे में कुछ और बातें बताएं तो मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा वो जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दोस्तों अभी तो हमारे हिंदुस्तान में सेबी है जो काम कर रही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसे बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। लेकिन मैं आप लोगों को एक बढ़िया बात बता दूं कि जब हिंदुस्तान में सेबी नहीं था, जब हिंदुस्तान में सेबी नहीं था और जब सेबी की स्थापना नहीं हुई थी, तब सेबी की जगह जो सेबी की जगह काम करता था वो काम कौन करता था? एक एग्जाम में ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि दोस्तों आज तो 1988 में सेबी बन गया, 1992 में इसे वैधानिक दर्जा मिला, लेकिन जब सेबी नहीं था तो हमारे हिंदुस्तान में सेबी की जगह काम जो करता था वो करता था दोस्तों कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट। दोस्तों बिफोर सेबी भारत में एक कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट बनाया गया। कंट्रोल एक्ट वो भी 1947। मतलब ध्यान से सुनना दोस्तों, ज्ञान इसे कहते हैं जीएस स्पेशल वाला। क्या कि भैया सेबी तो आप समझ गए, लेकिन जब सेबी नहीं था तब भी तो सिक्योरिटीज पे ट्रेडिंग वगैरह व्यापार इन सबको खरीदा बेचा जाता होगा हिंदुस्तान में, तो इसको कंट्रोल और इसको रेगुलेट करता था ये कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। और फिर जब 1988 में सेबी की स्थापना हुई तो तब से कौन करने लगा? सेबी। अगर मैं सेबी के बारे में एक लाइन में अगर आप लोगों को डिटेल में ज्ञान दूं तो मैं सिर्फ एक लाइन में यह बोलूंगा कि जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूतियां एवं विनिमय बोर्ड जो है, तो वो करता क्या है? तो इट इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल एंड स्टॉक मार्केट ऑफ आवर कंट्री। सो हमारे हिंदुस्तान का जो पूंजी बाजार है, हमारे हिंदुस्तान का जो शेयर मार्केट है, इसके पापा, इसके नियंत्रक, इसके संचालक, इसके कोऑर्डिनेटर कौन है? सेबी हैं। अगर पूरे शेयर बाजार में एक पत्ता भी हिलेगा तो वो सेबी की मर्जी से हिलेगा, सेबी के नियम कानून से हिलेगा, सेबी के संचालन से हिलेगा। दोस्तों अगर कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हो रही है, शेयर्स अपने बेच रही है, तो सारे के सारे काम कौन देखता है? सेबी। पूरे हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, उनको टाइम टू टाइम एडुकेशन देना, टाइम टू टाइम शिक्षा देना, यह भी काम किसका है? सेबी का है। टाइम टू टाइम उन्हें अवेयर करना, उन्हें जागरूक करना, यह भी काम किसका है? सेबी का है। तो पूरे
हिंदुस्तान में जो शेयर मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट है, जो पूंजी बाजार है, इसका नियंत्रक, इसका संचालक सेबी करता है। दोस्तों it makes the rules and regulations for trading in the शेयर बाजार। दोस्तों जो शेयर बाजार है इसमें व्यापार हेतु जो नियम कानून है वो भी सेबी बनाता है। और तो और दोस्तों इट ऑल्सो कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स। जितने भी शेयर दलाल हैं जो अपने अपने शेयर, जो शेयर इन्वेस्टर्स, निवेशकों को शेयर्स बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो इनको भी कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं, इट ऑल्सो चेक्स इनसाइडर ट्रेडिंग। यह आंतरिक व्यापार का नियंत्रण भी करता है। यह इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है तो आप लोग सिर्फ एक लाइन में जान जाएं। इनसाइडर ट्रेडिंग को हिंदी में बोलते हैं आंतरिक व्यापार। एक नया टर्म, इनसाइडर ट्रेडिंग, आंतरिक व्यापार। तो आंतरिक व्यापार, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है, दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, इनसाइडर ट्रेडिंग, आंतरिक व्यापार का मतलब होता है कि यदि कोई कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के प्रमोटर्स, कंपनी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, तो अगर उन्हें कोई कंपनी की कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट इंफॉर्मेशन का वो मिसयूज करते हैं और शेयर होल्डर्स को धोखा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर कोई कंपनी के डायरेक्टर कंपनी की किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करे और उससे अपना लाभ कमाए और शेयर होल्डर्स को धोखा दे, तो उसे कहते हैं आंतरिक व्यापार, उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इसको भी कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम कौन करता है? सेबी। जैसे आपने सुना होगा सत्यम घोटाला। दोस्तों ये सब क्या है? सेबी। ये सब क्या है? ये दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसे हुए लोग हैं, तो इसे हम कहते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन शॉर्ट पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग मार्केट्स हैं। जैसे एक तो हो गया बैंकिंग मार्केट, उसे कंट्रोल करता है कौन? आरबीआई। एक हो गया शेयर मार्केट, उसे कंट्रोल कौन करता है? सेबी। सो इतनी इंफॉर्मेशन सेबी के लिए और स्टॉक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए आई होप इनफ है एंड काफी है। अब दोस्तों जरा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करेंगे आरबीआई के बारे में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। सो आरबीआई के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जरा ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहले हम आरबीआई का एक ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, एक ब्रीफ इतिहास देखेंगे कि आरबीआई की एक हिस्ट्री क्या है और आरबीआई भारत में कैसे बनी और आरबीआई को कैसे लाया गया। और जरा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा कि जब आरबीआई के लिए हुआ कुछ यूं कि 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया। 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया और जो हिल्टन यंग कमीशन था इसी को हम रॉयल कमीशन के नाम से जानते थे। तो जब 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बनाया गया, जिसे रॉयल कमीशन के नाम से जाना करते थे, ध्यान से सुनते जाइए। जब 1926 में हिल्टन यंग कमीशन बन गया और इस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि भैया एक भारत की सेंट्रल बैंक होनी चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान के मॉनेटरी सिस्टम का नियंत्रण करे, जो पूरे हिंदुस्तान का जो मौद्रिक प्रणाली और बैंकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल करे। तो सरकार ने कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस समय, तो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत है। तो दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 1934 में 1924 में एक आरबीआई एक्ट पास कर दिया, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पास हुआ। जब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पास हुआ और भारतीय रिजर्व बैंक, तो मैं आप लोगों को बता दूं इसी एक्ट, इसी अधिनियम के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई। सो हमारे हिंदुस्तान में आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935। अब आपको देते हैं थोड़ा सा असली सा ज्ञान कि जब आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, उस समय आरबीआई एक प्राइवेट जॉइंट स्टॉक एंटिटी थी, एक प्राइवेट एंटिटी थी। प्राइवेट एंटिटी का मतलब है एक प्राइवेट कंपनी हुआ करती थी जो इनिशियली 50 करोड़ की कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड हुई थी। तो इनिशियली इनिशिएटेड विद द कैपिटल ऑफ ₹50 करोड़। एंड दोस्तों बता दूं आप लोगों को, जब आरबीआई की स्थापना हुई उस समय आरबीआई एक प्राइवेट बॉडी हुआ करती थी और ये इनिशियली 50 करोड़ की पूंजी के साथ प्रारंभ हुई थी। और बता दूं आप लोगों को कि प्राइवेट कंपनी होने के नाते ही और कोई बात नहीं, लेकिन इसने भारत की सेंट्रल बैंक, भारत की केंद्र बैंक का काम प्रारंभ
आरंभ कर दिया था। और तो और ना कि सिर्फ इसने भारत बल्कि इसने बर्मा, जिसे आजकल हम लोग म्यांमार कहते हैं, इसने म्यांमार बर्मा का भी केंद्र बैंक का काम किया है। एंड इसने ना कि सिर्फ बर्मा बल्कि 1948 तक 1948 तक पाकिस्तान की केंद्र बैंक का भी काम किया है। लेकिन दोस्तों हुआ कुछ यूं कि 1 जनवरी 1949 भाई 1 जनवरी 1949 आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? तो दोस्तों पहले ये प्राइवेट बॉडी थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 में ये पूरी रूप से भारत सरकार के पास आ गई। अब दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि सेबी आरबीआई के बारे में कि और क्या बातें हैं। तो आरबीआई भाई, जब हिंदुस्तान में आरबीआई 1935 में तो आरबीआई बन गई, लेकिन आरबीआई जब नहीं थी तो आरबीआई की जगह कौन काम करता था? तो आरबीआई की जगह भारत में कौन काम करता था? इसकी बातें अभी नहीं, इसको मैं फिर से एक बार कनेक्ट करूंगा और ये बात मैं बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, जो इसके नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा मनी एंड बैंकिंग। तो पहले हमने एक बहुत बड़ी यूनिट कंप्लीट की, फॉरेन ट्रेड। अब हम कर रहे हैं फाइनेंशियल यूनिट कंप्लीट, जिसमें पढ़ रहे हैं मनी एंड बैंकिंग, मनी बैंकिंग फाइनेंशियल मार्केट। इसके बाद हम एक वंडरफुल चैप्टर करेंगे, दैट इज कॉल्ड बजट एंड टैक्सेशन, जिसे बोलते हैं पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। दोस्तों कम से कम अगर आपने इतने चैप्टर्स बेहतरीन पढ़ लिए, फिर इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स रहते हैं, जैसे पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सेंसस ऑफ इंडिया हो गया। इसके बाद हम एक और जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्लानिंग, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर हैं, तो ये हम 3 एक साथ देखेंगे इन द यूनिट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास की बात करेंगे, तो इसमें पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, प्लानिंग की बात करेंगे। तो ये मैक्रो का टॉपिक हो गया। माइक्रो में हमने देख रहे हैं डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, इंडिफरेंस, कर्व, यूटिलिटी एंड मार्केट। इतनी इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद दोस्तों पूरे हिंदुस्तान के किसी भी कंपटीशन का एक भी एग्जाम आपसे छूटेगा नहीं, लेकिन कंडीशन अप्लाई ये है कि आप साथ साथ में क्वेश्चंस भी लगाते जाएं, रगड़ते जाएं और जितना घिस सकते हो उतना घिस लो। दोस्तों कल एक प्रीस्ट से मिला, तो उन प्रीस्ट साहब ने एक बहुत बढ़िया सा ज्ञान दिया, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जितना ज्यादा आप घिसेंगे उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा। सो दिस इज कॉल्ड पेशेंस, द कॉम्बिनेशन ऑफ पेशेंस एंड परसिवरेंस। दोस्तों पेशेंस का मतलब है पेशेंस रखिए, पेशेंस तो जानते ही हैं, और परसिवरेंस का मतलब है घिसते रहिए, अर्थात हार्ड वर्क करते रहिए। जितना ज्यादा पेशेंस एंड परसिवरेंस होगा, सफलता उतनी ही ऊंची होगी। इससे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक नदी में कभी पत्थरों को देखना, जो नदी है, जैसे आप लोगों ने देखा कि एक पत्थर, खुदरा पत्थर नदी में था, लेकिन नदी चलती रही, पत्थर घिसता रहा, नदी चलती रही, पत्थर घिसता रहा, नदी चलती रही, पत्थर हार्ड वर्क करता रहा, खड़ा रहा, एक डटा खड़ा रहा एक जगह। दोस्तों आप देखिए वो एक बटैया सी बन जाती है, बिल्कुल गोल सी, बिल्कुल चिकनी सी बटैया, जो देखने में कितनी सुंदर लगती है। इसी तरीके से अगर आप लोग एक बार लग गए, क्या सरकारी नौकरी प्राप्त करनी है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप लोग ऐसा करते रहे, लगे रहो, तो वही चिकनी बटैया की तरह बन जाओगे और जिंदगी बहुत सुंदर निखर के आएगी। राइट। सो दोस्तों इसी तरीके से हम आगे बातें करते हैं कि आरबीआई के बारे में हमने ये तो देख लिया, आरबीआई का एक ब्रीफ इतिहास। अब आरबीआई से पहले भारत में केंद्र बैंक का काम कौन करता था, ये आप लोगों को मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में पता चल जाएगा। इसके अलावा आरबीआई, भारत में एक बात और बता दूं कि जो आरबीआई है, तो आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक संस्था है। स्टैट्यूटरी बॉडी को देखो, वैधानिक मतलब क्यों? क्योंकि आरबीआई का खुद का एक्ट होता है, जैसे आरबीआई एक्ट 1934 कहते हैं। तो जब भी अगर कोई संस्था अपने एक्ट के अकॉर्डिंग काम करे तो उसे वैधानिक का दर्जा मिलता है। तो इसे हम कहते हैं आरबीआई, इसे हम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट ना, इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारी बातें अभी हम आरबीआई के बारे में करेंगे और एक बढ़िया सा ज्ञान प्राप्त करेंगे। बस आप डटे रहिए और बटैया बनने के लिए कोशिश करते रहिए। दोस्तों वैसे ही बटैया बनाएंगे आप लोगों को टाइम्स कोचिंग में, कि आप लोग बस खड़े रहो और जितने टीचर आ रहे
पढ़ते जा रहे हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त करते जाओ। टीचर आ रहे पढ़ाते जाओ, पढ़ाते जा रहे ज्ञान प्राप्त करते जाओ। टीचर आ रहे पढ़ाते जा रहे ज्ञान प्राप्त करते जाओ। टीचर आ रहे पढ़ाते जा रहे ज्ञान प्राप्त करते रहो। तो बेटा एक ऐसी बटैया बनोगे कि पूरा समाज, पूरा परिवार, पूरा तुम्हारा जितने भी जानने वाले हैं, तुम्हारा पूरा कुल तुमसे कहेगा वाह क्या चमक है इस लड़के में, क्या क्या मजा किया। और तुम्हें तो तुम्हारा नाम रोशन होगा ही, साथ में आपके पेरेंट्स और आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा। सो दोस्तों, अभी हमने ये देखा आरबीआई का एक ब्रीफ इतिहास और आरबीआई की एक ब्रीफ सी स्टोरी कि आरबीआई की आखिर स्थापना कैसे हुई, कैसे बनी आरबीआई। अब हम थोड़ा सा और चलते हैं और आरबीआई की दुनिया में थोड़ा और घुसते हैं, तो हमें देखते हैं कि आरबीआई की जो ब्रांचेस हैं, जो ऑफिसेस हैं, वो कहां कहां हैं और कैसे आरबीआई अपने ब्रांचेस एंड ऑफिसेस के द्वारा काम करती है। तो जरा ध्यान दीजिए और ध्यान से सुनिए और एक एक बात जो मैं बता रहा हूं उसे बढ़िया से अपनी कॉपी में चाहे क्लास के बाद नोट करते जाइए। मैंने कहा ना बेटा, घिसना पड़ेगा जैसे पत्थर घिस रहा। तुम लोग सोच रहे बहुत सारे बच्चे जो पीडीएफ चिल्लाते, उन्हें बता दें बेटा, अगर तुम सोच रहे मम्मी बिल्कुल खाना बना ले आए, टन से तुम्हें खिला दें और तुम बिस्तर पे लेटे रहो, टीवी देखते रहो, तो बेटा जब आगे जिंदगी जाएगी ना, तो फिर तुम खुदरे के खुदरे पत्थर ही रह जाओगे। अगर तुम अच्छी तरह घिसोगे नहीं तो बेटा, अगर तुम्हारी घिसाई अच्छी तरह नहीं हुई तो तुम क्या करोगे, तो तुम बेटा बटैया कभी नहीं बन पाओगे। तो अगर तुम देख लो तुम्हें खुदरा पत्थर रहना है या बटैया बनना है, तो अब तुम लोग सोच रहे बढ़िया लेट के कोई आराम से इस समय वीडियो देख रहा क्लास लाइव, या बाद में कोई देखेगा रिकॉर्डेड, तो वो सोचेगा वाह आराम चलने दो, रात में लाइट बंद है, क्लास चल रही है, भरत लगे पड़े। दोस्तों ऐसे नहीं घिसना, साथ में टेबल पर बैठे हो, साथ में आपके पेन हो, पेपर हो, कॉपी हो और लिखते जाओ। जो खुद के नोट्स होते हैं वो बहुत काम के होते हैं। पीडीएफ में है क्या, पीडीएफ में आप लोगों को यही तो नोट्स देने हैं, ये सुनो। तो मैं आपको बहुत शानदार पीडीएफ दे सकता हूं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन बस थोड़ा सा ऐप अपडेट हो जाए तो आपको पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। लेकिन आप पीडीएफ्स की देखो, जैसे गौरव माहौर कह रहा है आई एम प्रिपेयरिंग माय लाइव नोट्स। सर प्लीज अपनी पहले वाली स्पीड पर आ जाइए, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। अभी गौरव माथुर तू ही कह रहा था सर हल्का सा स्लो, कुछ लिखा ही नहीं पा रहे हैं बहुत। अच्छा थोड़ा, अभी मैं तेज कहां बोल रहा, एक ऐसे गाना गाते गाते आरबीआई पढ़ा रहा था। तो दोस्तों चलिए, तो अब आरबीआई के बारे में हमने तो ये देखा एक ब्रीफ इतिहास, अब हम देखेंगे आरबीआई का ब्रांचेस एंड ऑफिसेस। अब आरबीआई के जरा ब्रांचेस एंड ऑफिसेस को देखते हैं। तो आरबीआई के जब ब्रांचेस एंड ऑफिसेस का पता चलता है तो दोस्तों असली में कोई पीडीएफ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोग मर रहे और तुम लोग बिल्कुल लूटने को पढ़ रहे। तो दोस्तों जितना भी टीचर पढ़ा रहा वो सब यहां पढ़ा रहा। देखिए दोस्तों, ब्रांचेस एंड ऑफिसेस की बात करें तो एक बढ़िया ज्ञान सीखने को मिलने वाला है कि जब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी, व्हेन आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, दैट टाइम इट वाज इट्स हेडक्वार्टर, उस समय इसका जो मुख्यालय था वो दोस्तों कलकत्ता में था। तो दोस्तों जब आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में, तब आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि 1937 में 1937 में आरबीआई के हेडक्वार्टर को परमानेंटली हमेशा के लिए शिफ्ट कर दिया गया मुंबई। और दोस्तों आजकल आरबीआई का जो मुख्यालय और हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, मुंबई नगरिया में। दोस्तों तो ये आरबीआई जो अपना ऑपरेट करती है, अपना काम करती है, वो अपने हेडक्वार्टर मुंबई से करती है। इसके बारे में आप लोगों को और बहुत सारी बातें बताते हैं। और आरबीआई का ना कि सिर्फ एक हेडक्वार्टर मुंबई, बल्कि इसके 4 जोनल ऑफिसेस भी हैं। तो आरबीआई के 4 जोनल ऑफिसेस भी हैं हिंदुस्तान के चारों जोन में। ऐसे नॉर्थ में न्यू दिल्ली, और दोस्तों नॉर्थ में न्यू दिल्ली के अलावा साउथ में चेन्नई, इस तरह से ईस्ट में कोलकाता। तो ईस्ट में जो इसको रिप्रेजेंट करता है जोनल ऑफिस वो है कोलकाता। इसी प्रकार से वेस्ट में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है वो मुंबई इटसेल्फ। सो इसके 4 इस समय जोनल ऑफिसेस भी हैं। तो मुंबई के अलावा 4 जोनल ऑफिसेस के अलावा इसके 21
रीजनल ऑफिसेस भी हैं, क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, जो मोस्ट ऑफ द रीजनल ऑफिसेस, अधिकतर क्षेत्रीय कार्यालय स्टेट्स की कैपिटल में है, कैपिटल सिटीज ऑफ द स्टेट। तो जो राज्यों की राजधानियां हैं तो अलग अलग कैपिटल्स में अलग अलग इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके अलावा अगर हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई में 9 सब ऑफिसेस हैं, 9 छोटे छोटे कार्यालय हैं छोटे छोटे शहरों में। इसके अलावा आरबीआई के 9 सब ऑफिसेस के अलावा और भी हैं। एक टर्म होता है करेंसी चेस्ट, ध्यान सुनना, पहली बार बहुत सारे बच्चे सुनेंगे करेंसी चेस्ट। तो लगभग 4422 करेंसी चेस्ट है हिंदुस्तान में आरबीआई की। करेंसी चेस्ट क्या होता है समझिए। तो करेंसी चेस्ट वो बैंक की शाखाएं हैं जहां से आरबीआई अपना डे टू डे एक्टिविटीज का काम करता है। तो दोस्तों बहुत सारी बैंक की ब्रांचेस को आरबीआई ने बना रखा है करेंसी चेस्ट। बाहर से आप देखेंगे लिख रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या लिख रहा होगा पंजाब नेशनल बैंक, या लिख रहा होगा इलाहाबाद बैंक, या लिख रहा होगा बैंक ऑफ बड़ौदा, व्हाटएवर। दोस्तों उसी ब्रांच के अंदर आरबीआई ने एक अपना भी ऑफिस बना रखा है और वहां से आरबीआई हर रोज डे टू डे काम बैंकों के साथ जो भी लेना देना है, जो भी हिसाब किताब है, वो उसी करेंसी चेस्ट से ऑपरेट होता है। तो ऐसी बहुत सारी लगभग 4422 बैंक की शाखाओं को आरबीआई ने बोला करेंसी चेस्ट। जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि आरबीआई, जैसे आप लोगों ने सुना होगा यार ये फटा नोट है क्या करना है, तो लोग कहते हैं यार वो वाली बैंक में चले जाओ, उस वाली बैंक में वो एक्सचेंज हो जाता है। तो इसका मतलब वो वाली बैंक कौन सी भैया, वो आरबीआई की करेंसी चेस्ट ही है, राइट। सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड करेंसी चेस्ट। ओके, यस रोहित शर्मा, बिल्कुल सही बात। सो दिस इज कॉल्ड करेंसी चेस्ट। तो ये तो हो गए आरबीआई के ब्रांचेस एंड ऑफिसेस, ये हो गया एक ब्रीफ सा इतिहास। अब चलते हैं आरबीआई के मेंबर्स को देखते हैं, आरबीआई के सदस्यों को देखते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं आरबीआई में 21 मेंबर टीम है, मतलब टोटल 21 सदस्य आरबीआई के मेंबर्स के तौर पर हिंदुस्तान में काम करते हैं। टोटल 21 मेंबर्स की आरबीआई की टीम है। जैसे देखो दोस्तों 21 मेंबर्स में कौन कौन, तो देखिए सबसे पहले 1 गवर्नर। एक तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा एक गवर्नर के अलावा आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, 4 उप गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। तो एक गवर्नर के अलावा 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हैं आरबीआई के। तो एक गवर्नर हो गए, 4 डेप्यूटी गवर्नर हो गए। तो एक गवर्नर और 4 डेप्यूटी गवर्नर के अलावा 2 मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों 2 वित्त मंत्रालय के सदस्य होते हैं। तो 2 मेंबर्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दोस्तों वित्त मंत्रालय के 2 सदस्य भी आरबीआई में रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों आरबीआई में 4 जोनल डायरेक्टर्स होते हैं, 4 जोनल डायरेक्टर्स। 4 जोनल डायरेक्टर्स का मतलब क्या, यू ऑल आर वेरी स्मार्ट, आप सब बहुत स्मार्ट हैं। ये जो 4 जोन हैं, हर जोन का एक डायरेक्टर आरबीआई के मेंबर्स में माना जाता है। ये मैं कोर मेंबर्स बता रहा हूं, जो कोर मेंबर्स हैं आरबीआई के। इसके अलावा 10 अदर डायरेक्टर्स फॉर डिफरेंट ऑफिसेस। दोस्तों अलग अलग ऑफिसेस के लिए, फॉर डिफरेंट ऑफिसेस, अलग अलग ऑफिसेस के लिए अलग अलग डायरेक्टर्स हैं और टोटल 10 अलग डायरेक्टर्स और हैं। तो अगर हम देखें तो ये देखिए 4 2 6 1 7 4 11 और 10 21, तो टोटल 21 गवर्नर्स की टीम है, 21 मेंबर्स की टीम है। बढ़िया सवाल पूछा राकेश कुमार आपने, सर आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर कितना होता है। बहुत बढ़िया, इस तरह के क्वेश्चंस आप पूछिए, बकवास बातें मत करिए बस, है ना, बातें मत करिए मुझसे, कोई भी बात नहीं। नो अदर टॉक्स इज एंटरटेन इन माई क्लास, दिस इज वेरी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बिकॉज आई एम नॉट हियर टू एंटरटेन योर बकवास बातें। आप लोग मुझसे इकोनॉमिक्स का कोई भी सवाल पूछिए, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक्स की दिक्कत हो आप मुझसे पूछिए। जैसे कि राकेश कुमार साहब ने कहा कि सर आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर कितना होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं जो गवर्नर हैं इनका जो टेन्योर है वो जनरली 3 इयर्स होता है,
3 वर्ष होता है। लेकिन यहीं पर मैं एक बात और बता दूं कि 3 साल के लिए ये अपॉइंट तो होते हैं, लेकिन अगले 2 साल या 65 साल की उम्र तक एक्सटेंड हो सकता है। मतलब ये 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, लेकिन अगले 2 साल या 65 साल की उम्र तक इनको और एक्सटेंड किया जा सकता है, इन्हें और बढ़ाया जा सकता है, उन दोनों में जो भी कम हो, उन दोनों में जो भी कम हो। तो आरबीआई के गवर्नर्स की नियुक्ति 3 सालों के लिए होती है। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? राइट। अब आप लोगों को आरबीआई से संबंधित कोई भी ज्ञान पूछना हो, यू ऑल आर गाइज वेरी फ्री टू आस्क एनी ज्ञान। लेकिन उससे पहले जो भी पूछना हो, जितने सवाल हो, सारे सवाल पूछ लो बेटा। जितना ज्ञान इस खोपड़े में है सब लूट लो। राइट। सो आस्क एनी सवाल रिलेटेड टू आरबीआई, रिलेटेड टू एनीथिंग। कम ऑन दोस्तों, आस्क एनी सवाल। चलिए दोस्तों, जल्दी से पूछे, कहां गए तुम लोग यार? तो दोस्तों, यू गाइस कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू आरबीआई। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर हैं, जो पहले गवर्नर हैं, वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगर आरबीआई के हम दूसरे गवर्नर्स की बात करें, 1 मिनट रुको, आई एम कमिंग। तो दोस्तों, ये तो हो गया आरबीआई के। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो सर मेंबर्स बनने की एलिजिबिलिटी क्या होती है। सो दोस्तों, जैसे कोई भी आईआरएस ऑफिसर है जो रेवेन्यू सर्विसेज के थ्रू गया, या आरबीआई के गवर्नर की एलिजिबिलिटी ऐसा नहीं एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी हो, बहुत सारे आईईएस ऑफिसर जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के थ्रू, वो भी आरबीआई के गवर्नर्स बने हैं। तो दोस्तों, जितने भी आईईएस ऑफिसर्स हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे हिंदुस्तान में आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं, या दोस्तों मोस्ट ऑफ कभी कभी आईएएस, जैसे इस समय जो आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर है इस समय, 25th गवर्नर हैं, जो 11 दिसंबर 2018 में अपॉइंट हुए, शक्तिकांत दास साहब। जो शक्तिकांत दास साहब जो पहले गवर्नर थे हमारे हिंदुस्तान के, जो शक्तिकांत दास साहब, सॉरी, जो 25वें गवर्नर थे हमारे हिंदुस्तान के, तो जो 25वें गवर्नर रहे हैं शक्तिकांत दास साहब। तो आप लोगों को बता दूं, ये तो एक आईएएस ऑफिसर थे। एवरीबॉडी, ये एक आईएएस ऑफिसर थे और ये पहले गवर्नर, पहले ऐसे, मैं ये पहले नहीं, ये एक आईएएस गवर्नर है। तो मुझे लगता है आप लोग बात समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, जो शक्तिकांत दास हैं वो हमारे हिंदुस्तान के पहले, तो नहीं, आरबीआई के कौन, तो दोस्तों ये बात है। तो आरबीआई, वो आईएएस ऑफिसर भी हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के जो 24वें गवर्नर थे, अब जो 24वें गवर्नर साहब थे, उनकी नियुक्ति 4 सितंबर 2016 में हुई थी। 4 सितंबर 2016 में 24वें गवर्नर थे, जिनका नाम था, आप लोगों को पता ही है, जो हमारे उर्जित आर पटेल साहब, पहले वो डेप्यूटी गवर्नर थे। इससे पहले आरबीआई के जो 23वें गवर्नर थे, वो थे श्री रघुराम गोविंद राजन साहब।
और बता दें आप लोगों को, जो आरबीआई के दूसरे गवर्नर थे वो थे जेम्स टेलर। और आप लोगों को बता दें इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम आरबीआई गवर्नर और जो यस राम लखन तीसरे और भारत के पहले गवर्नर रहे हैं सीडी देशमुख, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। तीसरे और प्रथम भारतीय गवर्नर हैं चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। और तो और मनमोहन सिंह साहब आरबीआई के 15वें गवर्नर रह चुके हैं, राइट नाउ। सर निशांत कुमार, सर मार्केट लॉन्ग टर्म होता है तो फिर शेयर जल्दी क्यों बेचे जाते हैं? ओके, सो जो मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था, जब तुम लोगों ने भसड़ फैलाई, तो लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था कि जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है, तो जब प्राइमरी मार्केट में कंपनीज पहली बार अपने शेयर्स को बेचती हैं तो वो किस उद्देश्य से बेचती हैं? लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से, कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए बेच रही हूं। कब तक के लिए? जब तक कोई कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक ना कर ले, या जब तक के लिए जब तक कोई अपने कंपनी अपने शेयर्स को या तो बायबैक ना कर ले, दोबारा से ना खरीद ले, या जब तक कोई कंपनी डिसॉल्व ना हो जाए। लेकिन जो हम लोग तुरंत खरीदते तुरंत बेचते हैं, वो कहां? वो दोस्तों इन द सेकेंडरी मार्केट, इन द द्वितीय बाजार, राइट नाउ। गौरव माहौर, सर हाउ गवर्नर्स आर रिप्लेस्ड बाय गवर्नमेंट? तो दोस्तों रिप्लेस तो नहीं, लेकिन जब उनका टेन्योर पूरा हो जाता है तो सरकार उन्हें 2 साल के लिए अपॉइंट करना चाहती है तो अपॉइंट कर देती है, या उनकी जगह दूसरे को बना देती है, या ऐसा प्रेशर डालती है कि वो अपने आप हट जाते हैं। नाउ सर पैसा कौन जारी करता है अभिषेक जी? तो पैसा आरबीआई जारी करती है यार। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी नोट्स हैं, देखो, जब भी मैं अपनी क्लास में वर्ड यूज करूं अभिषेक, जब भी मैं अपनी क्लास में वर्ड यूज करूं करेंसी, जब भी मैं अपनी क्लास में बोलूं करेंसी, मुद्रा, तो इसका मतलब होता है कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स। तो जब भी अपनी क्लास में बात करूं करेंसी, तो इसका मतलब होता है कॉइन्स प्लस पेपर नोट्स, सिक्के प्लस पेपर नोट्स, राइट। सो हमारे हिंदुस्तान में जितने भी नोट्स हैं उन्हें जारी करता है आरबीआई। लेकिन जितने भी कॉइन्स हैं, जितने भी सिक्के हैं और 1 रुपए का नोट, इसे जारी करता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ऑल द कॉइन्स एंड ₹1 नोट आर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन आवर कंट्री, वित्त मंत्रालय। और 1 रुपए का जो नोट है उस पर हस्ताक्षर करते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव। सर वाई शेयर डज नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम इफ एनी वन प्रॉफिट? हाँ, जो अब देखो शांतनु, अगर कोई शेयर्स को बेचकर प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट, दैट प्रॉफिट वुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। लेकिन शेयर मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो इंक्लूड नहीं होते, राइट ना। सर गवर्नर बनने के लिए आरबीआई मेंबर होना जरूरी है? नहीं। जैसे अभी शक्तिकांत दास साहब थे, ये तो आईएएस ऑफिसर थे, मोदी जी के थोड़े सगे थे, इनने मोदी जी ने बना दिया। क्यों भाई? बाद में बताएंगे, बहुत सारी बातें हैं, ऐसे ऑनलाइन पब्लिकली नहीं बता सकते कि ना। तब भी बता देते हैं कि मोदी जी ने जब डिमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण करवाया तो शक्तिकांत दास साहब वाज द मैन, जिन्होंने कहा मोदी जी ने क्या गजब स्टेप लिया, एंड ही प्रेज्ड द स्टेप दैट टाइम। तो मोदी जी को लगा भाई ये तो अपना ही बंदा है, ले आओ आरबीआई का गवर्नर बना दे। बाकी बहुत सारी बातें हैं, कभी क्लास में मनी एंड बैंकिंग की क्लास में डिस्कशन शुरू होगा तब बात करेंगे हम लोग। सो पर्थ चौधरी फ्रॉम गुजरात आस्किंग बाय बैक में शेयर कंपनी वापस लेती है? हाँ देखो, तो मैं बता रहा था सुबह की क्लास में कि मान लो 100 रुपए का मैंने शेयर इशू किया, बाय बैक क्या होता कि जब मेरी कंपनी बहुत प्रॉफिट में आ गई तो अगेन यहीं पे डिस्कशन खत्म हुआ था, तो अगेन आई वांट टू गेन माय ओनरशिप। यस और नॉट? मैं दोबारा चाहूंगा कि मेरी ओनरशिप क्या हो, गेन हो, और मैं बढ़िया से फिर से पैसे कमा पाऊं। तो ऐसे टाइम पर अब कंपनी कहेगी लल्ला 100 रुपए का शेयर था ना, चलो एक काम करो 130 में बेचोगे। सो दिस इज कॉल्ड बाय बैक, दिस इज कॉल्ड बाय बैक ऑफ द शेयर्स, राइट नाउ। सो निशांत कुमार, सर आप नहीं ना भाई यार, कूल, कुछ नहीं, डोंट वरी ना शांतनु। ओके, सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड आरबीआई। तो अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूं जो आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन आप लोगों के पास टाइम है, आप कुछ और चीजें मुझसे पूछ सकते हैं। सो दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा। क्या? हाँ, तो जो गवर्नर्स हैं वो 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, चाहे वो गवर्नर हो या डेप्यूटी गवर्नर हो, राइट ना। इसके अलावा जो इस समय डेप्यूटी गवर्नर्स हैं 4, वो हैं एम के जैन, महेश
कुमार जैन। और जो दूसरे डेप्यूटी गवर्नर हैं वो है बीपी कानूनगो, बीपी कानूनगो। तीसरे हैं एनएस विश्वनाथन, एनएस विश्वनाथन। और चौथे हैं विराल बी आचार्य। सो ये चार, विराल बी आचार्य, ये चार डेप्यूटी गवर्नर्स हैं इस समय आरबीआई के। सो आरबीआई क्या है, एक थोड़ी सी फैक्चुअल क्लास है, थोड़े से फैक्ट्स हैं, बाकी कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और ज्ञान दे दूं आरबीआई के गवर्नर्स के बारे में, नो आरबीआई के फंक्शंस के बारे में, कार्य के बारे में। तो सबसे पहला फंक्शन है इशूइंग नोट्स। याद रखना वेरी स्मार्टली, आई डिडंट से इशूइंग करेंसी, पेपर में आएगा। दोस्तों इशूइंग नोट्स, क्यों? क्योंकि करेंसी बोलेंगे तो कॉइन्स भी आ जाएगा, लेकिन कॉइन्स भारत सरकार के अंडर में है। तो आरबीआई जब एक्ट, अब आपको लग रहा होगा कॉइन्स क्यों नहीं है, तो दोस्तों जब आरबीआई एक्ट 1934 में बना, उससे पहले से ही जो कॉइन्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत थे, और मतलब जो गवर्नमेंट के अंतर्गत थे, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, लेकिन 1934 के एक्ट में कॉइन्स को शामिल नहीं किया गया आरबीआई के, राइट। तो हाँ, दूसरा एक तो हो गया नोट जारी करना, इसके अलावा दूसरा फंक्शन है आरबीआई का इशूइंग नोट्स के अलावा बैंक ऑफ द बैंक, जिसे बैंकर्स बैंक कहते हैं। तो बैंक ऑफ द बैंक या जिसे बैंकर्स बैंक कहते हैं, इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बैंक्स हैं उन सभी बैंकों के पापा, सभी बैंकों की बैंक कौन है? आरबीआई है। इसके अलावा गवर्नमेंट्स बैंक या बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो सरकार है उसकी बैंक भी कौन है? आरबीआई है। इसके अलावा सुपरविजन ऑफ द बैंक, बैंकों का निरीक्षण, जिस प्रकार से हमारे पापा हम लोगों का निरीक्षण, सुपरविजन करते हैं, काल अल्लाह कहां घूम कर आए, इसी तरीके से आरबीआई भी सभी बैंकों के निरीक्षण करता है, सभी बैंकों का सुपरविजन करता है, राइट। एक क्वेश्चन आया भी, थोड़ी देर में लेते हैं पार्थ। पहले दोस्तों बताते हैं इसके अलावा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, साखों का नियंत्रण। पूरे हिंदुस्तान में कब क्रेडिट ऋण महंगा होगा, कब क्रेडिट सस्ता होगा, कैसे महंगा होगा, कैसे सस्ता होगा, कब आपको सस्ता लोन मिलेगा, कब आपको महंगा लोन मिलेगा, ये सारी चीजें कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई करता है, राइट। इसके अलावा दोस्तों कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मैंने आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में बताया था कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी करेंसीज हैं, जितनी भी विदेशी मुद्राएं हैं, इसका रिजर्व, इसका आरक्षण किसके पास होता है? तो कंट्रोल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी विदेशी मुद्राएं हैं, हमेशा ये किसके कस्टोडियन, किसकी कस्टडी में रहती हैं? तो आरबीआई। पूरे हिंदुस्तान में कितना यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, यूके पाउंड, चाइनीज युआन, जापानीज येन या जितनी भी अन्य विदेशी मुद्राएं हैं, ये हमेशा आरबीआई की कस्टडी में रहती हैं। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है आरबीआई का, और वो है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट, हिंदी में अंतिम ऋणदाता के रूप में, अर्थात जब किसी बैंक को कहीं से ऋण नहीं मिलता है तो आखिरी झोली वो किसके सामने पसारता है? तो वो है दोस्तों आरबीआई। जब किसी भी बैंक को कोई भी लोन ना मिले तो लास्ट में वो पैसे कहां से लोन ले सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई से, राइट। तो ये सारे आरबीआई के फंक्शंस हैं, आरबीआई के कार्य हैं। पार्थ चौधरी ने कहा सर बायबैक में जो वादा किया होता है वो कंपनी है बायबैक होल्डर्स का खो देती है या फिर आईपीओ की तरह लकी? नहीं दोस्तों, पार्थ जो बायबैक करती है कंपनी सिर्फ ऑफर कहती है कि अब आई वांट टू बायबैक माय शेयर्स, तो जो शेयर्स को बेचना चाहते हैं वो कंपनी को दोबारा से बेच देते हैं और कंपनी उन्हें बाय कर लेती है, खरीद लेती है, राइट। नाउ रीजनल ऑफिस में बैंक्स इंक्लूड होती है? नहीं, रीजनल ऑफिस में बैंक इंक्लूड्स नहीं होती है मीनल। चलिए दोस्तों जल्दी से पूछिए और कोई क्वेश्चन हो आपका आरबीआई से संबंधित। आरबीआई को कंट्रोल कौन करता है? यस अभिषेक। दोस्तों पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी बैंक्स हैं उन्हें कंट्रोल आरबीआई करता है, और आरबीआई को कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय करता है। मतलब आरबीआई के पापा कौन है? अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय है अभिषेक साहब। चलिए दोस्तों कोई और सवाल पूछिए, कोई भी सवाल पूछो, कहीं से भी पूछो। फाइनेंशियल मार्केट खत्म हुआ, मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जवाब दे देता हूं, क्योंकि मैं नोट्स कॉइन्स की बातें कर रहा था तो आप लोगों को थोड़ा और जवाब दे देता हूं। लेकिन अगर आप लोगों को बहुत बढ़िया से और डेप्थ में
मनी बैंकिंग या बैंकिंग अवेयरनेस पढ़नी है तो उसके लिए दोस्तों हम लोग अलग से एक बैच लाएंगे बैंकिंग का बैच, जिसमें मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊंगा, जीए, तो उसमें मैं और डेप्थ में बताऊंगा। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रिंटिंग और मिंटिंग प्रेसेस अलग अलग हैं। प्रिंटिंग जो नोट्स को छापता है, प्रिंटिंग का मतलब है छापना एंड मिंटिंग का मतलब है ढालना। तो हमारे हिंदुस्तान में नोटों की छपाई अलग होती है और नोटों की ढलाई अलग होती है। तो दोस्तों बिटकॉइन क्या होता है, एम के चंदेला, वैसे तो ये उसका क्वेश्चन है मनी का, लेकिन अभी आपने पूछा तो अभी के अभी जवाब देंगे, बस सुनते जाइए। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में नोटों की अलग अलग छपाई होती है, अलग अलग जगह सिक्कों की ढलाई होती है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में एक है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, ध्यान सुनना, एक है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, और ये जो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस है ये है कहां पर, ये है दोस्तों इंडिया सिक्योरिटी प्रेस इज इन नासिक महाराष्ट्र। और यहां पर जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, जितने भी जुडिशियल पेपर्स हैं, जितने भी दोस्तों यहां पर पोस्ट ऑफिस के स्टैम्प्स हैं, पोस्ट ऑफिस में जो स्टैम्प मिलते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, ऐसे मैंने बताया एनएससी, केवीपी, जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ऑल हैं, इन सब की छपाई कहां, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में होती है। इसी तरह से एक और प्रेस है दोस्तों जिसका नाम है करेंसी नोट्स प्रेस। करेंसी नोट्स प्रेस भी नासिक में है, और ये जो करेंसी नोट्स प्रेस नासिक महाराष्ट्र में है, यहां पर स्मॉल डिनोमिनेशंस के नोट छापे जाते हैं। जो छोटे छोटे नोट है 10, 20, 50 रुपए के, ये यहीं छापे जाते हैं। एक है बैंक नोट्स प्रेस, और जो बैंक नोट्स प्रेस है वो है देवास मध्य प्रदेश। और देवास मध्य प्रदेश में जो बैंक नोट्स प्रेस है, इसमें हायर डिनोमिनेशन जो बड़े बड़े नोट्स होते हैं 100, 50, 100, 200, 500, 2000, तो ये सारे नोट्स देवास में छपते हैं। इसके अलावा आरबीआई की एक सब्सिडरी भी है। इसके अलावा आरबीआई की एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी का मतलब होता है एक सहायक कंपनी है। इसके अलावा आरबीआई की एक सब्सिडरी है जो आरबीआई के लिए ही काम करती है, जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों बीआरबी एनएमपीएल, सो इट इज द सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। ध्यान सुनना, सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक कंपनी। जैसे दोस्तों टाइम्स ऑफलाइन हमारा जो मेन कंपनी है, उसमें हमने एक सब्सिडरी खोल दी है, ये टाइम्स ऑनलाइन। अब हम दूसरे सेगमेंट में भी जा रहे हैं, और वो है ऑफलाइन में एसएससी का बैच लॉन्च किया है। तो दोस्तों जो लोग मेरी इस क्लास को ध्यान से सुन रहे हैं अभी, तो लोग बता दूं आप लोगों को कि हम लोग हिंदुस्तान की एक बेस्ट टीम लेकर आए हैं, जो आप लोगों को ऑफलाइन में एसएससी में पढ़ाई जो हम लोग एसएससी उसमें कवर कराएंगे। दोस्तों द बेस्ट टीचर्स एवर यू विल फाइंड। अगर यहां पर कोई भी मेरी बात सुन रहा है और वो कभी मुखर्जी नगर आके पढ़ाए, तो मैं बता दूं इंग्लिश के सबसे बेहतरीन जो टीचर हैं वो है अंकुल सर। दोस्तों अंकुल सर इज द डायमंड टीचर ऑफ इंग्लिश। मतलब इंग्लिश ग्रामर की ऐसी नॉलेज कि अगर आप लोगों ने एक बार उनसे पढ़ लिया तो दोस्तों जिंदगी भर कभी इंग्लिश कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इंग्लिश में वो हो गए, वोकैब में एक संदीप रावत सर हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आते हैं। दोस्तों संदीप रावत सर की जो वोकैबुलरी है, देखो जैसे ये शांतनु साहा कह रहा है, सर प्लीज अंकुल सर की 1000 ऑनलाइन बैच लाइए। 1000 मतलब फ्री में ले आऊं बेटा तुम्हारे लिए ना। सो ही इज वेरी डैम गुड टीचर, राइट। और उनका खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अगर आप लेना चाहते हैं तो उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लीजिए। यस देखिए मीनल कह रही है यस सर अंकुल सर इज बेस्ट। मीनल क्या आपने अंकुल सर से पढ़ा है? तो दोस्तों संदीप रावत सर की जो वोकैबुलरी है, अगर आपके पास इतनी मोटी डिक्शनरी है, मैंने खुद उनको कई बार देखा, तो इतनी मोटी अगर आपके पास कोई भी डिक्शनरी हो, उसका कोई भी वर्ड आप उनसे पूछ सकते हैं और वो डेफिनेटली जवाब देने के लिए तैयार होते हैं हमेशा। और बहुत जबरदस्त एंड खतरनाक नॉलेज। इसके अलावा मैथ्स में दोस्तों भगवती सर और अजय राणा सर। अगर हम भगवती सर की बात करें तो ही इज द टॉप मोस्ट फैकल्टी ऑफ दिस इंडस्ट्री, और इस ऑफलाइन सेगमेंट में वो कई सालों से पढ़ाते आए हैं। और दोस्तों जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं पूरे हिंदुस्तान के, सारे उनके सामने फिर पानी मांगने लगते हैं, कहते हैं भाई साहब पानी दे दो, गला सूख गया। ये बात मैं गारंटेड कह रहा हूं। अबे रुक जा निशांत, आ रहा हूं। इसके बाद रीजनिंग जो ऑफलाइन ऑनलाइन बैच में भी हमारे साथ परवेज आलम सर और बाकी जीएस की सेम टीम। तो आप लोग इसको थोड़ा आग की तरह, नंबर 1 मेरा भाई ने अंकुल सर से स्टडी की है, तो मीनल बताया होगा आप लोगों को। यस, सो मैथ्स भारती सर ठीक है, लेकिन भाई वो भी बहुत बढ़िया टीचर है हमारे जो भगवती सर हैं। सो राहुल जी, सो अब ऐसे क्या बोले आपको यहां पर ना।
सो दिस इज द छोटी सी इंफॉर्मेशन जो दोस्तों 2-3 मिनट हमने आपके बर्बाद कर दिए कि आप लोग अगर ज्यादा इस बात को आग की तरह फैला दें कि टाइम्स कोचिंग ऑफलाइन सेगमेंट में एसएससी के कंप्लीट पैकेज में उतर आया है मुखर्जी नगर में, राइट ना। इसके अलावा आप लोगों को, हाँ, तो हम बता रहे थे कि जो आरबीआई की एक सब्सिडरी है जिसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। सो एक सब्सिडरी है, इसके भी 2 ऑफिसेस हैं। एक तो इसका ऑफिस है सालबोनी वेस्ट बंगाल में, सालबोनी वेस्ट बंगाल, और एक इसका ऑफिस है मैसूरू कर्नाटका। सो दोस्तों इसके 2 ऑफिसेस हैं, एक मैसूरू कर्नाटका में और एक सालबोनी वेस्ट बंगाल में। और दोस्तों बता दूं यहां पर भी हिंदुस्तान में नोटों की छपाई होती है, देवास और नासिक के अलावा। इसी तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स हैं, वो 4 जगह मिंट होते हैं। नंबर 1 मुंबई, नंबर 2 हैदराबाद एंड कोलकाता एंड नोएडा। तो दोस्तों ये 4 जगह सिक्कों की मिंटिंग होती है, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड नोएडा। अगर मैं और डेप्थ में बताऊं तो मिंट मार्क्स भी होते हैं सिक्कों में, मतलब हर जो सिक्का है, हर जो कॉइन है, उसका एक मिंट मार्क्स भी है जो मिंटिंग प्रेसेस है। जैसे नोएडा, अगर आप नोएडा के सिक्के में देखेंगे तो जहां ईयर मेंशन होता है, ईयर साल लिखा होता है, उसके नीचे डॉट लगा होगा, डॉट, राउंड पॉइंटेड डॉट, राइट। अगर आप मुंबई के कॉइन्स को देखेंगे तो वहां पर 5 पॉइंटेड स्टार होगा, 5 पॉइंटेड स्टार होगा, 5 पॉइंटेड स्टार। अगर आप हैदराबाद के सिक्कों को देखते हैं तो 4 पॉइंटेड डायमंड, रोम्बस की तरह 4 पॉइंटेड डायमंड। और अगर आप कोलकाता के नोट सिक्कों को देखते हैं तो उसमें कोई भी मिंट मार्क्स नहीं होता है। इसी तरीके से नोट्स में भी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो मैं प्रॉपरली जनरल बैंकिंग अवेयरनेस अगर पढ़ाऊं तो वहां पर डिस्कस करूंगा। चूंकि ये जीएस स्पेशल क्लास है तो अपने सेगमेंट से अलग नहीं होना है, तो वहां पर मैं आप लोगों को और डिटेल में पढ़ा सकता हूं कि वाटर मार्क, इंटेग्लियो, लेटेंट इमेज, माइक्रो लेटरिंग, आइडेंटिफिकेशन मार्क, सी थ्रू रजिस्टर, ऑप्टिकली वेरिएबल इंक, फ्लोरोसेंस, ये सब क्या है, नोट्स के सिक्योरिटी फीचर्स हैं कि आप नोट्स के सिक्योरिटी फीचर्स। हाँ, सो अभी ये मैंने बोला ये सब तुम्हारे ऊपर से निकलेगा, इसलिए मैं ये जरूरत नहीं है। और ये क्लास बैंकिंग नहीं चल रही यहां पर कि बैंकिंग की क्लास का नहीं, लेकिन जो एसएससी वगैरह या जो सीडीएस, सीपीएफ या जो भी स्टेट पीसीएस है तो वहां पे ये सब नहीं आता है। सो दिस इज कॉल्ड आरबीआई के बारे में द कंप्लीट ज्ञान। अब कौन, एक लड़का कुछ पूछा था, हाँ सर इंडिया खूब नोट क्यों नहीं छापती है? क्योंकि दोस्तों इंडिया को जो आरबीआई है, यस बता देता हूं उसका जवाब, जो आरबीआई है वो रेस्ट्रिक्टेड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है आरबीआई जितने चाहें उतने नोट छाप सकती है, लेकिन आरबीआई जितने चाहें उतने नोट छाप सकती है, लेकिन जो आरबीआई नोट छापती है वो एमआरएस के आधार पर छापती है। ध्यान सुनना, बड़ी अच्छा क्वेश्चन था आपका जिसका निशांत कुमार, बहुत बढ़िया शानदार सवाल। तो दोस्तों आरबीआई इश्यूज नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ एमआरएस, मतलब हिंदी में आरबीआई न्यूनतम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर नोट छापता है। आखिर आरबीआई किस आधार पर नोट छापता है वो जरा ध्यान से समझिए। सो आरबीआई किस आधार पर नोट छापता है वो देखिए। सो आरबीआई किस आधार पर नोट छापता है वो देखिए। तो स्नेहा देखो, पहले तो हम तुम्हें ये बताएं कि ये एक बदतमीजी है कि स्नेहा क्या बदतमीजी है। अभी आप बच्ची हैं थोड़ी छोटी, तो आप हमारी बात समझे कि ये बदतमीजी ये है, ऊपर भी किसी ने की है, लेकिन ये बदतमीजी ये है कि जैसे अब आपने लिखा जीएस टाइम्स ओनली, ठीक है, थैंक यू सो मच, अ ट्रू हार्टेड रिगार्ड। दूसरा, मैथ्स में आप किसी और का नाम लिख रहे हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, रीजनिंग में किसी और का नाम लिख रहे हैं, इंग्लिश में चलो सही है आपने लिखा। अब भाई जो टीचर्स हमारे साथ एसोसिएटेड हैं उनके बारे में तो हमें बोलने का अधिकार है, और आप लोग भी उनके बारे में जो बोलना चाहें बोलें, लेकिन माना कि तुम्हारी भावनाएं बहुत ज्यादा बह के निकल रही हैं तो आप लोग किसी दूसरे टीचर का, किसी दूसरे संस्थान का यहां पर ऐसे नाम ना लिया करें ना। सो ये अधिकार सिर्फ हमें है कि जो
टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका नाम कुछ भी ले सकते, हम उन्हें जितने चाहें उतना प्रमोट कर सकते, क्योंकि दोस्तों अब अगर हम लोगों को इस कोचिंग में अच्छा काम करना है तो प्रमोशन भी चाहिए। तो दिस इज द वे ऑफ प्रमोटिंग आवर क्लासेस, राइट। बट हियर यू शुड नॉट एंड यू सपोज नॉट to promote any other teacher's name, you should not suppose and promote any other institute name, so this is called बदतमीजी। अगर आपको ये बात नहीं पता थी अभी तक, क्योंकि आप छोटी बच्ची होंगी, सो अगर आपको नहीं पता तो एक बड़े भाई की तरह हम आपको ये समझा रहे। शायद स्नेहा जी आप हमारी बात को समझ गई होंगी, और नहीं समझे तो अच्छी बात है। हाँ नाउ सो दोस्तों दिस इज कॉल्ड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ध्यान सुनना, तो हमारे हिंदुस्तान में क्या या वैल्यू कम हो जाएगी। वेरी गुड मीनल, इस लड़की ने बहुत बढ़िया से कॉमर्स पढ़ रखी है, वंडरफुल। दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में कोई बात नहीं, इसने गॉड ब्लेस यू। सो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में एंड सोगे डोंट माइंड ना, सो मैं हमेशा इस तरह से डांटता रहता, बहुत स्ट्रिक्टली रहता है। अगर गौरव माहौर के कह रहे हैं यस सर अंकुल सर इज लीजेंड एंड रूल्स नहीं है उनके बुक में, कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं। टू गुड, आई गॉट 182 मार्क्स इन एसएससी सीपीओ मेंस उन्हीं की वजह से। सो दिस इज द रियल एक्सप्लेनेशन एंड द रियल रिव्यू ऑफ एनी टीचर। सो आई डोंट नो गौरव माहौर, और ना तो मेरी इनसे कभी बात हुई है। सो ही इज जस्ट लाइक यू द अनदर स्टूडेंट्स। सो दिस इज द रियलिटी। तो उनके पास कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है इंग्लिश को पढ़ाने का। सो दिस इज द थिंग। अब भाई अब हमारे साथ कोई टीचर है तो हम तो उसे ऐसा प्रमोट करेंगे, प्रमोट क्या भाई और बता दूं कि आई एम नोबडी टू प्रमोट एनी टीचर, दे हैव ऑलरेडी प्रमोट देमसेल्फ इन द ईयर्स ऑफ बाय टीचिंग so many years, right? So they are having or they have already promoted, बस आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन। सो मैं उन सब लोगों से बहुत छोटा हूं, लेकिन अब ये है दिखने में थोड़ा बड़ा सा लगता है आप लोगों को, बुड्ढा सा, लेकिन आई एम वेरी स्मॉल इन फ्रंट ऑफ दोज गाइस। सो दोस्तों आगे चलते हैं ना। सो देखिए दोस्तों, ये हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे हिंदुस्तान में जो आरबीआई है वो ने किसी ने पूछा कि चाहे इतने नोट कहां निशान, क्या खूब नोट क्यों नहीं छाप सकती है, क्या छापती है जैसे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आरबीआई है वो नोट छापती है ऑन द बेसिस ऑफ एमआरएस, और एमआरएस का मतलब होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। मतलब आरबीआई के जो पापा हैं, वित्त मंत्रालय भारत सरकार, उनने कहा सुनो लल्ला, तुम नोट छापना है छापो, लेकिन नोट छापोगे एमआरएस के आधार पर, मतलब मिनिमम रिजर्व। मिनिमम रिजर्व में आपको मिनिमम रिजर्व में क्या रुपीस 200 करोड़ मेंटेन करने हैं। इन 200 करोड़ में रुपीस 115 करोड़ की फॉरेन करेंसीज, और इसमें रुपीस 85 करोड़ की फॉरेन करेंसीज। दोस्तों पहले 115 करोड़ का गोल्ड। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, पहले आरबीआई क्या करता है, तो पहले आरबीआई 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसीज में विदेशी मुद्राओं में जो बड़े बड़े देशों की मुद्राएं हैं, यूएस का डॉलर, यूरोप का यूरो, यूके का पाउंड स्टर्लिंग, चाइनीज का युआन और जापान का येन। दोस्तों जो बड़े बड़े देशों की जो फॉरेन करेंसीज हैं, उन फॉरेन करेंसीज को और 115 करोड़ के गोल्ड को अपने पास मिनिमम रिजर्व करके रखता है, राइट। दोस्तों 115 करोड़ गोल्ड नहीं मीनल, अब तुम ज्यादा पढ़ाई मत करो कि तुम टीचर को भी पढ़ाने लगो, ठीक है ना मीनल। इतनी पढ़ाई तुम्हारी काफी है, अब थोड़ा हमें पढ़ा लेने दो। दोस्तों 115 करोड़ का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसीज पहले आरबीआई अपने पास मेंटेन करके रखता है, और फिर नोट्स की छपाई करता है। क्यों? क्योंकि अगर आरबीआई ने इस रिजर्व को मेंटेन नहीं किया तो मान लो आरबीआई रातों दिन दनादन नोट पर नोट छापता चला जाए, तो हमारे दोस्त देश में नोट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो लिक्विडिटी, तरलता, द कैश अवेलेबिलिटी, जो कैश नगद है वो बढ़ जाएगा। अगर कैश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नगद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो देश में लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा। अरे पैसा बढ़ जाएगा तो लोगों की जेबों में पैसा ज्यादा होगा, तो लोगों की डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस ज्यादा होंगे, और दोस्तों इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ जाएगी। इसलिए दोस्तों आरबीआई को रेस्ट्रिक्शन है कि अल्लाह तुम्हें जब नोट छापने हैं तो इस आधार पर छापो
जैसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली बोलते हैं, ये पेपर का सवाल भी है। सो इन इंडिया ऑन व्हाट बेसिस डज आरबीआई इशू नोट्स, कि भारत में आरबीआई किस आधार पर नोट जारी करती है, राइट। चलिए दोस्तों, एनी अदर सवाल और इस सेशन को खत्म किया जाए और अगली क्लास में चैप्टर डिस्कशन होगा मनी एंड बैंकिंग। दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट में हमने बहुत टाइम लगाया, तो करेंसी की वैल्यू कम कैसे होगी? गौरव माहुर, अगर इन्फ्लेशन हो गया का मतलब है, मान लो कि जो चीज 100 रुपए की थी अब वो चीज 2000 की मिल रही है, तो पहले मैं 100 रुपए का नोट लेकर बाजार में जाता था तो एक वो वस्तु खरीद लाता था, लेकिन चूंकि अब वो 100 की जगह 2000 की मिल रही है तो 100 रुपए की जो वैल्यू है अर्थात परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति है बाजार में, वो क्या हो गई? कम, राइट। गौरव, वैसे पिद्दा सवाल है यार, तुम्हें इतना पढ़ाया तब भी तुम पूछ रहे। दोस्तों, कोई और सवाल हो किसी का? आई होप यू एंजॉयड द सेशन एंड यू लाइक समथिंग एंड यू गॉट समथिंग इन दिस क्लास। कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा और कुछ ना कुछ ज्ञान मिला होगा। इसी प्रकार से तुम लोगों को टाइम्स कोचिंग की तरफ से खूब ज्ञान मिलता रहेगा और आप लोगों को जीएस में हम वो स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि तुमने ना तो कभी इमेजिनेशन किया होगा कि इस लेवल की जीएस, इस लेवल का जनरल स्टडीज, वो भी मात्र इतने कम फी में आप लोग प्राप्त कर पाएंगे, राइट। और दोस्तों, ये सिर्फ हमारा एक तरह का मान लो एक समाज सेवा का कार्य ही चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इतने सारे बच्चे, पूरे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जान जाए टाइम्स कोचिंग के फैमिली को, टाइम्स कोचिंग के परिवार को, कि वी ऑल आर वेरी डेडिकेटेड टीचर्स टुवर्ड्स आर एजुकेशनल सिस्टम, टुवर्ड्स आर एजुकेशन, राइट। और दोस्तों, जैसे कि सारे के टीचर्स बहुत बढ़िया टीचर्स हैं और आप लोग हर एक टीचर से बहुत ज्यादा पढ़ाई करो और बहुत ज्यादा पढ़ाई में एंजॉय करो। अपनी पूरी लाइफ के ये जो 5-6 महीने होंगे आगे के, ये डिवोट कर दो। यहां पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कोई 2-3-4 जगह कोचिंग भी पढ़ रखी होगी, लेकिन शायद उन्हें एक मंच पर इतनी खतरनाक टीम पहली बार मिली होगी। ऐसे दोस्तों हर कोई कह रहा, जितने भी लोग पढ़ा रहे पूरे हिंदुस्तान में, एवरीवन इज सेइंग कि आई एम द बेस्ट, बट आई एम नॉट सेइंग कि आई एम द बेस्ट, बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू डू योर बेस्ट ऑफ माय थिंग्स। तो दोस्तों, हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया ज्ञान दूं, बढ़िया से बढ़िया तरीके से पढ़ाऊं, लेकिन लिटरली स्पीकिंग all the teachers are damn good on the platform of times, right? So ये हमारी कोशिश रहती है। So सर, इन्फ्लेशन तो इको के लिए अच्छा है, तो सर गवर्नमेंट इसे कंट्रोल क्यों करती है? तो निशान, तुम्हें पता चल जाएगा, तुम ठंड बनाए रखो, बता देंगे ये भी तुम्हें नाउ। सो मुझे लगता है इतनी बातें काफी हैं हमारी इस क्लास के लिए, और अब आगे की क्लास हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टाइम कंप्लीट हो चुका है। सो दोस्तों, जब तक के लिए कीप रॉकिंग गाइस। इसी तरह से टीचर की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो और उनका जल्दी से नाम रोशन करो। बाय बाय।